चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम चैप्टर 2 कवर करेंगे जिसका नाम है कल्चरल चेंज। हमने चैप्टर 1 कवर किया जिसका नाम था स्ट्रक्चरल चेंज। हमें फिर से बुक का नाम बताएंगी इस बार प्रिया। वेरी गुड, ये 12th क्लास की बुक है, दैट इज सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। उसका ये सेकंड चैप्टर है कल्चरल चेंज। देखिए फर्स्ट चैप्टर के दौरान हमने मेनली ये सीखा था कि कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट की वजह से इंडिया में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत से चेंज आए थे। हमने उस चैप्टर में, उन लेक्चर्स में इसे बहुत डिटेल में डील किया। स्ट्रक्चर में चेंज आए हैं, बुनियादी आप यहाँ से ही समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मालिक का और उसके तहत काम करने वाले कारीगर का एक संबंध होता है। वो संबंध किन मर्यादाओं पर खड़ा है, संबंध से लाभान्वित कौन होगा, मतलब बेनिफिट कौन डिराइव करेगा, वेल्थ का शेयर किसको कितना जाएगा और वर्किंग कंडीशन क्या रहेंगी, ये सब एक स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। कई बार आप ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है और वहाँ पर एक वर्कर आया, वो काम कर रहा है। वो ये कहता है कि भाई मुझे काम करने के लिए साफ और स्वच्छ वातावरण देना जरूरी है मालिक के द्वारा। हमें एक अच्छी लंच ब्रेक, हेल्दी एटमॉस्फेयर में, एक कैंटीन में 2 बार हमें चाय देनी अनिवार्य है उनके द्वारा। स्वच्छ वॉशरूम होने चाहिए और मतलब कि पूरी तरह से एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हो, सब कुछ अच्छे तापमान में हम काम करें। हमें साप्ताहिक छुट्टी होनी चाहिए, हमें प्रोविडेंट फंड में हिस्सा डालना है और उनको भी हमारा डालना है। इस तरह से सारे, तो उसको बाकी के लोग कहते हैं कि यहाँ का सिस्टम बेटे ये नहीं है। तो वो ये पूछता है कि यहाँ का सिस्टम ऐसा क्यों नहीं है। बोलने वालों को भी उतना समझ नहीं आया, पूछने वाला भी उतनी गहराई में जा नहीं पाया। बोलने वालों के मुताबिक वो कह रहे हैं कि यहाँ का तंत्र ऐसा है ही नहीं, तू जो मर्जी कर ले। कहने का मतलब ये है कि जो एक ढांचा बन गया है पूरा, एक जो स्ट्रक्चर बन गया है पूरा, जैसे बिल्डिंग जो बन चुकी है, आप ये चाहते हैं कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ें तो सीढ़ियाँ ऐसी ना हो कि 10 सीढ़ियों में ही 20 फुट की ऊंचाई पूरी हो जाए। आप इमेजिन करिए ना, सीढ़ी ऐसी ऐसी बनाई कि, और सीढ़ी का एलिवेशन देखिए, कई जगह पे सीढ़ियाँ होंगे सीधी, मतलब आप चढ़ रहे हैं, लग रहा है स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे अब आप चाह कुछ और रहे हैं, अपने लिए एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं। आप एजेड हैं, आप उतने फिट नहीं हैं, आपके घुटनों में प्रॉब्लम, बी इट एनीथिंग, योर कंडीशंस आर कैन बी मैनी, you are bound to behave in a similar fashion like other because there is a particular structure। वो एक ढांचा है ऐसा, तुम वैसे ही कर पाओगे। करे तो करे क्या, बिल्डिंग वर्टिकली एक्सटेंड होती है और तुम फिर वैसे ही करो जैसा कर सकते हो काम। स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चे। स्ट्रक्चर पर निर्धारित कर रहा है कि दूसरे माले पर दफ्तर है तो स्ट्रक्चर पे सीढ़ियाँ एकदम सीधी हैं, एस्केलेटर नहीं है, किसी भी तरह के लिफ्ट नहीं है, तो ये स्पष्ट है कि एक एज ग्रुप के आगे के लोग वहाँ नौकरी ही नहीं कर सकते। ये किसने तय किया? ढांचे ने। ढांचा ही ऐसा बनाया गया कि एक एज ग्रुप के आगे के लोग जॉब ही नहीं कर सकते। यंग और मिडिल एज ग्रुप ही वहाँ पर जॉब कर सकता है, और जो जिसको भी किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी है वो तो कर ही नहीं सकता है। तो कई बार हम देखते हैं कि सिनेमा हॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के तहत मैंडेटरली आप देखेंगे कि इस तरह से पाथ बनाया जाता है कि अगर कोई फिज़िकली डिसेबल है, नहीं जा सकता है, तो व्हीलचेयर का प्रोविज़न वहाँ पर रहे। तो रैंप प्रोवाइड किए जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें कि बस मैं इसको नहीं प्रोवाइड करता, स्ट्रक्चर के कारण से वो पर्सन को आपने सर्विसेज से डिप्राइव कर दिया। मतलब वो पर्सन सोसाइटी में उन सर्विसेज से डिप्राइव्ड हो जाएगा अगर वो स्ट्रक्चर नहीं। मेरी सिस्टर है, माय एल्डर सिस्टर, माय वन एंड ओनली सिस्टर, वो शी इज़ फिजिकली चैलेंज्ड, दिव्यांग हैं वो। तो चलिए हमने किसी तरह से उनकी स्कूलिंग कराई,
आपको पता है स्कूलों में कहाँ ही लिफ्ट थी पहले और कहाँ ही वो तरीके थे, और तब वो भी यंग थी। समाज की एक लज्जा होती है, वो तब नहीं थी। फिर हमने किसी तरह से उनकी +1 +2 कराई। फिर हमने मना के, उन्हें बहुत मना करके, सारे प्रयास करके, अपनी तरफ से जो हम कर सकते थे, हमने कॉलेज भी पूरा करवाया। उनकी एक्सिस बैंक HDFC बैंक में जॉब लगी। HDFC बैंक की जॉब वो इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाई थी क्योंकि जो बेसमेंट्स वाली बिल्डिंग है आजकल, बेसमेंट्स वाली बिल्डिंग्स में जो ग्राउंड फ्लोर भी है वो भी बहुत ऊंचा है, और जो सीढ़ियाँ थी उसके दोनों तरफ रेलिंग नहीं थी, तो टोटली पॉसिबल ही नहीं था कि वो रोज़ उन्हें चढ़ करके दफ्तर जाएं और आ पाएँ। और तब तक मेरे भाई अपने काम में बिज़ी हो चुके थे, मैं उतना बड़ा नहीं था। पहले वो सारा कॉलेज और ले जाना लाना, ये सारा वहाँ पे वार्डन की ड्यूटी हमने लगा दी, पक्का रिक्शे वाला लगा दिया, सारा कुछ किया, तो वो तो चल गया, ये अब आगे नहीं चल पाना था। उन्होंने वो नहीं की। हो सकता है थोड़ी उनमें हिम्मत की कमी हो सकता है थोड़ी उनको सामाजिक रूप में लोगों की तरफ से ये भावना ज़्यादा रहती हो कि लोग मुझे देखेंगे या हंसी उड़ाएंगे। कुछ फैक्टर उनके भी कारण अंदरूनी कमज़ोरी के रहे होंगे, बट एक मेजर फैक्टर ये रहा कि स्ट्रक्चर बिल्डिंग का ऐसा था कि वो एम्प्लॉयमेंट से वहाँ पर चूक गई, नहीं ले पाई। आई बात समझ में? तो इसीलिए सरकारों के द्वारा फिर कुछ खास तरह की पोस्टिंग्स दी जाती हैं, बिल्डिंग में अमेंडमेंट्स कराई जाती हैं। हमें ढांचे को बदलना पड़ता है ताकि बहुत सा वर्ग जो वंचित हो गया है वो वंचित ना रहे, उसे वो सेवाएं मिल पाएँ, वो भी संपूर्ण लाभ उठा पाए राष्ट्र की संपत्ति का, राष्ट्र निर्माण का। इसी तरह से जब वो वर्कर बदलाव लाना चाहता है, जो मांगे कर रहा है, साथ के वर्कर बता रहे हैं भाई पॉसिबल ही नहीं है यार, यहाँ तो ढांचा ही ऐसा बना हुआ है कि जो भी कंटीन है, जो भी सुख सुविधाएं हैं भाई, उसका लाभ तो मालिक को मिलेगा। फैक्ट्री गेट के अंदर आ, तेरे को सामने ही बिल्डिंग मिलेगी, मालिक का दफ्तर मिलेगा, बाप होगा, बाप के बेटे होंगे, अंदर घुस जा तू गलती से, जो तेरी लकड़ी की पैनलिंग से लेकर के PVC की पैनलिंग, टेबल का वजन इतना होगा कि 15 आदमी मिलकर ना उठा पाए, इतनी मोटी लकड़ी का बनाया होगा, उस पर से कांच, इतना मोटा टफन, एयर कंडीशनिंग, ये वो फलाना डमका ना, 1-2 चीज़ें बाहर से भी मंगा के रख ली होंगी, वो मालिक है। और अंदर घुसे बंदे काम कर रहे हैं। पट्टी पे काम करने वाले आदमी को देख लो, यकीन ही नहीं होगा कि 21वीं सदी में जी रहे हैं। लिटरली ये वो कंपनी है जिसका टर्नओवर शायद करोड़ों में है, और आज भी ये इतना कैपेबल हैं कि पट्टी पे काम करने वाले की परिस्थिति को सुधार दें। ये सोचने लायक चीज़ें हैं, पर सोचें ही क्यों, बदलाव लाए ही क्यों? कारण ये है कि प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं इन चीज़ों से। अगर हम इनोवेशंस इंड्यूस करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ इंड्यूस करेंगे, खर्चे आएंगे, हमारे प्रॉफिट्स यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसे में प्रॉफिट बनता ही है हमारा, इतना हमारा अधिकार ही बनता है। पता लगाओ कि हमारे फोकल पॉइंट में हमसे अगली गाड़ी कौन ले आया, पता लगाओ नई फैक्ट्रियों का टेक ओवर किसने कर लिया, पता लगाओ उसके आगे जाकर के खेती बाड़ी ज़मीन किसने ज़्यादा ले ली, पता लगाओ शहर में कोठी किसकी बड़ी हो गई। तो जब रेस इस दिशा में लगी है, जब वेल्थ ही पर फोकस है, प्रॉफिट ही इम्पॉर्टेंट है, तो उस तरफ दिमाग जाना ही नहीं और आवश्यकता महसूस होनी ही नहीं, क्योंकि तंत्र भी नाकामयाब है, करप्शन है। तो ये सब कारण है क्योंकि ढांचा ऐसा बना दिया है। ढांचा होगा तो अंदर का तंत्र भी वही होगा, तो उस ढांचे में फिर उसके वर्कर के द्वारा ये मांगे रखना नाकामयाब हो जाएंगी। इसी वजह से कहते हैं कि भाई जब कॉलोनियलिज्म आया, उसके बेस में कैपिटलिज्म था, और कैपिटलिज्म ने कुछ नेसेसरी कंडीशंस ही क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से देश में चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, या राजनीतिक हो, या सांस्कृतिक हो, ढांचे ही ऐसे बना दिए गए कॉलोनियलिज्म के प्रभाव में कि आगे फिर सांस्कृतिक परिवर्तन भी वही होंगे, क्योंकि उस तरह के स्ट्रक्चर्स में कल्चर भी फिर वैसा ही पनपेगा। आपका वे ऑफ लाइफ, आपका थॉट सिस्टम, आपका कंडक्ट, आपका बिलीफ सिस्टम, ये सारी चीज़ें वैसी ही ना निर्मित हो जाएंगी जैसे ढांचे में आप रह रहे हैं। हो सकता है कि उस परिवार में जिनकी मान लीजिए कि जो वर्कर है उसके परिवार में जो जन्म ले रहा है, कभी भी वो इस जागरूकता को प्राप्त ही ना कर पाए कि उसे अधिकार की मांग भी करनी है, पॉसिबल ही नहीं है। और हो सकता है कि जो मालिक है उसके परिवार में जो आगे बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनको कभी भी ये थॉट स्ट्राइक ही ना हो कि भाई हमें कुछ बदलना है पिछलों से,
हमें कुछ परिवर्तन लाने हैं, कारण ढांचा ही ऐसा बना दिया गया है कि फिर वो सोच, वैसा विचार, वैसा कंडक्ट, बिलीफ सिस्टम आता ही नहीं है। तो स्ट्रक्चर से कल्चर प्रभावित होता है। कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट में बड़े स्तर पर भारत में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, जिससे बाउंड ही था कि कल्चरल चेंजेस भी आएंगे। हम इन स्ट्रक्चरल चेंजेस को पढ़ चुके हैं अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, चाहे फिर वो ज़मींदारों का काम कर रहे किसानों के साथ का संबंध हो और उसमें किसानों को पूर्ण रूप से ज़मींदारों के द्वारा निचोड़ लेना, क्योंकि ज़मींदार ज़मीन का मालिक घोषित हो गया है और अंग्रेज उससे बहुत हाई फिक्स्ड परमानेंट रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ज़मींदार की यहाँ पर वागें खुली हैं, वो कितना भी चार्ज कर सकता है किसान से। ऐसे में ये जो एक ढांचा बनाया गया है, रेवेन्यू सिस्टम का जो सारा स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि किसान एक्सप्लॉइट होगा, वो होगा, और जब वो किसान एक्सप्लॉइट होगा तो होगा क्या, वो जो खेती करता था और लोकल आर्टिजन को रॉ मटेरियल देता था, सीरियल्स ग्रो करता था और वो हमेशा अनाज संपन्न किसान था, भारत में भोजन की कमी नहीं थी, अतिथियों को देव के समान पूजा जा रहा है। आप गऊ गरीब को हमेशा द्वार पर आने पर भोजन कराते हैं, मनुष्य तो बहुत दूर है, पशुओं को भी भोजन किए बिना जाने नहीं दिया जाता है। आप दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, और जब आप मोहताज हो रहे हैं तो समस्या यही आती है कि आपकी स्वतंत्रता भंग हो रही है, आप आत्मनिर्भर नहीं रह पा रहे हैं, आप स्वतंत्र नहीं रह पा रहे हैं। मजबूरी में आप बंधुआ मजदूर बनेंगे, आप बेगारी करेंगे, बिना रेम्यूनरेशन के जॉब करेंगे, बिना सैलरी के। ये जो हुआ अब आपके साथ, आपके स्टेटस में चेंज आ गया है, आपके आने वाली पीढ़ियों के थॉट में चेंज आ जाएगा। वो ये मानेंगे कि हमें बंधुआई मजदूरी तो करनी है, हमें बेगारी ही तो करनी है, हमारे पास विकास के कोई मार्ग भी तो नहीं है, हमें किस और जाना है। और वो मजबूर होगा उसी तरह के रीति रिवाज, विधि विधानों की पालना करने के लिए जैसा उन पर डोमिनेटिंग वर्गों के द्वारा थोपा जाएगा। हो सकता है उन्हें अपने रीति रिवाजों की पालना करने की स्वतंत्रता तक ना दी जाए। ये ढांचे ही की वजह से ना हुआ, जो परिवर्तन कल्चरल आए ये स्ट्रक्चर ही की वजह से हुआ ना। आप इमेजिन करके देख लीजिए इस चीज़ को। आप किन्हीं भी तरह से कॉलोनियलिज्म के प्रभाव में जो इंडिया में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं उनको स्टडी करिए, चाहे वो इंडस्ट्री के लेवल पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, चाहे वो पुराने शहरों ख़त्म करके नए शहरों का निर्माण है। नए शहरों के निर्माण में सिविल लाइनें बनाई गई, बंगले बनाए गए, उनमें सारी सुख सुविधाएं दी गई। किनको? जो विदेश से आए हैं, जो शासक हैं, जो रेशियली सुपीरियर माने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ गेटवाइजेशन हो रहा है, पूरी तरह से बिना सुविधाओं वाले क्षेत्र में लोगों को कंसंट्रेट और ठूस दिया जा रहा है उनका, जिन पर आप शासन कर रहे हैं, जो आपके मुताबिक रेशियली कल्चरली आपसे इन्फीरियर हैं। तो ऐसे में ये जो आपने एक मास्टर एंड स्लेव सिस्टम चलाया है, ये जो आपने एक ढांचा बनाया है समाज का, इसमें फिर वैसा ही कल्चर भी विकसित हो रहा है। और यही कल्चर होगा जो यदि थोड़ा भी चेतन हुआ तो फिर इस ढांचे को चुनौती देगा, फिर इस ढांचे को चुनौती देगा। तो कल्चर जब हम सप्रेस करते हैं तो कल्चर्स असर्ट भी करते हैं। उसी कल्चर के असर्शन की कहानी हम पढ़ेंगे, कल्चर के परिवर्तन की कहानी पढ़ेंगे, ढांचे कैसे किसी को प्रभावित करते हैं ये समझेंगे। चीज़ों को बहुत ही ऑर्गेनिक मैनर में जीवन में उतारने का प्रयास किया करो। अंग्रेजी के शब्दों को अंग्रेजी में मत रहने दिया करो, हिंदी के शब्दों को हिंदी में मत रहने दिया करो। बात स्ट्रक्चर की हो या बात ढांचे की हो, उसे अपने जीवन में उतार के देखिए कि महत्वपूर्ण क्या है। स्ट्रक्चर इतना महत्वपूर्ण होता है कि आप बॉटल से पानी पिएं या ग्लास से या हाथ से, तीनों ही में परिवर्तन आता है। कारण क्योंकि पात्र बदला है, स्ट्रक्चर बदला है, और जैसे ही स्ट्रक्चर बदला है चीज़ें बदलेंगी। हो सकता है इसमें भी वेस्टेज हो सकता है बॉटल में भी वेस्टेज हो, पर हो सकता है कि ग्लास में वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो, आपकी संतुष्टि संपूर्ण हो।
तो स्ट्रक्चर बहुत सी चीज़ों को प्रभावित करते हैं, आपकी सोच और समझ को, आपके सामाजिक संबंधों को, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को प्रभावित करते हैं, संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। स्ट्रक्चर जब इन सबको प्रभावित कर देंगे तो कल्चर अपने आप ही प्रभावित होगा। एक क्षेत्र का कल्चर होता ही क्या है, अगर विचार किया जाए तो वो वही होता है जो पीछे के रहने वाले समय के आपके पूर्वजों ने किसी भी तरह की जो रिफाइनमेंट्स की हैं, चाहे वो खान पान में लेकर के, चाहे वो खेती करने को लेकर के, वस्त्र बनाने को लेकर के, चाहे वो घरों के निर्माण हों या फिर मूर्तियाँ या फिर गान या फिर वाद्य यंत्र, किन्हीं भी चीज़ों को लेकर के जब कुछ रिफाइनमेंट्स होती हैं, वो नए इनोवेशंस, न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स, न्यू प्रोसेसेस, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, नए प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं, आर्ट आती है, तो कल्चर एनरिच होता जाता है। वो आपको इनहेरिटेंस में ये सब कुछ पास ऑन कर देते हैं। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं आप उन्हें डिस्कार्ड करते हैं, और जिन पर इनोवेट और करने की ज़रूरत है आप उन्हें इनोवेट करते हैं, और इसे आप इस्तेमाल करके आगे की जनरेशन्स को इनहेरिटेंस में पास ऑन कर देते हैं। इस तरह से चीज़ें आप तक आती रहती हैं, और आज आप जो होते हैं वो एक निरंतर क्रम का ही फल होते हैं। आप पीछे से चलती आ रही चीज़ों का फल हैं, तो कॉन्टिन्यूटी भी है, लेकिन समय समय पर आए परिवर्तन भी हैं। तो कल्चर कॉन्टिन्यूटी और चेंज को दर्शाता है, ये खासियत होती है। तो ऐसे में ये कल्चर के चेंजेस पढ़ने ज़रूरी हैं, तभी समझ में आएगा। आज जिस भारत में आप हैं उसके जन्म के कारण, आज की प्रक्रियाओं के कारण, आज की संस्थाओं के कारण यहीं से समझ आ जाएंगे। आप जितने ज़्यादा व्यावहारिक होते जाते हैं समाज को लेके, धर्म और जातियों को लेकर के, भाषाओं को, पंथ को लेकर के, सही और स्पष्ट शब्दों में कहें तो राष्ट्र की अनेक प्रकार की विविधताओं को लेकर के, डाइवर्सिटीज़ को लेकर के आप जितने स्पष्ट यानी कि जितने रेलेवेंट होते जाते हैं, आपका आज की समस्याओं के प्रति नज़रिया यानी कि व्यू पॉइंट और निवारण अर्थात रेमेडीज़ उतनी ही सार्थक होती जाती हैं, आप उतने ही सक्सेसफुल होते हैं। आई बात समझ में? आपका सक्सेसफुल होना इतना ही बहुत होता है कि आप रेलेवेंट हैं किसी के लिए, आपके द्वारा दी गई चीज़ें एक रेलेवेंस रखती हैं। आई बात समझ में? तो सार्थक होने के लिए सही ज्ञान हेतु सही स्रोत सोर्स मिलने के बाद उसका सही अध्ययन करने का अर्थ सही आंकलन से विकसित होती है सही समझ, और सही समझ से जब आप काम करते हैं सूझवान काम करते हैं, जो काम सूझ से किया जाता है वो समस्त का भला करता है, सबका भला करता है, एक का नहीं। ओके, ये सब्जेक्ट्स आपको पता है इसलिए पढ़ाए जाते हैं, और इसका कोई पर्पज़ नहीं है। इस सब्जेक्ट को पढ़ करके आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। मैं गारंटी करता हूँ कि इस सब्जेक्ट को पढ़ के आप एक अच्छे ड्राइवर बनेंगे। उसका कारण है सब्जेक्ट जब आप इस नज़रिए से पढ़ते हैं आप मैच्योर होते हैं, आप रियल होते हैं। एक मैच्योर और रियल माइंड, एक कंफर्टेबल एंड पीसफुल माइंड ही किसी की डायरेक्शंस को बेटर वे में सुन सकता है, कंसीव कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। यदि आप डायरेक्शंस बेटर वे में सुनते हैं, कंसीव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फिर चाहे डायरेक्शन स्टेट की हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हों, डायरेक्शंस आपकी कम्युनिटी की हों, या डायरेक्शंस आपके किसी लर्निंग इंस्टीट्यूट या मेंटोर की हों, आप उसे बेटर वे में सुनेंगे, कंसीव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और आप एक लर्नड पर्सनैलिटी होते हैं। इसी तरह से चीज़ों पर कमांड आती है, आप अधिक दायित्व निभाते हैं। अर्जुन इसलिए समस्त बाकी छात्रों से भिन्न थे, क्योंकि वह यह जानते थे कि जब पूछा गया है कि वृक्ष पर आपको क्या नज़र आ रहा है, तो उस पर उन्हें अपना लक्ष्य नज़र आता था। क्योंकि जब लेसन्स दिए जा रहे थे अर्जुन ज़्यादा व्यावहारिक थे उनके प्रति। उसका कारण ये था कि अर्जुन अपने गुरु द्रोण के द्वारा दिए जा रहे सभी कार्यों को उतनी ही निष्ठा से और सत्यता से निभाते थे जितना वो उन कार्यों को निभाते थे जो गुरु द्रोण के द्वारा विशिष्ट कार्य कहलाते थे। तो अंततः कोई भी चीज़ आपको मैच्योर करती है, कैपेबल बनाती है और आपको एक रेलेवेंट पर्सन बनाती है। तो आप एक अच्छे ड्राइवर भी बनते हैं इसे पढ़ के, एक अच्छे डांसर बनते हैं, एक अच्छे टीचर बनते हैं, एक अच्छे आईएएस ऑफिसर भी बनते हैं, है कि नहीं? जब भाई यदि आप ये अच्छा नहीं बन रहे
तो सीधे अच्छे आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, इसकी गारंटी क्या है? बताइए मुझे, है कि नहीं? नहीं बन सकते ना बेटा, बनना होगा ना। प्री कंडीशन नहीं है कि एक अच्छा आईएएस ऑफिसर, एक अच्छा ड्राइवर होना चाहिए, लेकिन वो प्रयास करे और हो नहीं सकता, ये समस्या है। तो प्रयासरत होने पर आप अच्छे होते हैं, ये सत्य है। प्रयास कैसे करना है, किस दिशा में करना है, क्यों करना है, वो समझ आता है जब ज्ञान आता है, ज्ञान देते हैं। तो चैप्टर कहता है कि जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं थी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ये सिर्फ इतिहास का एक अंग नहीं है, ये बहुत कुछ है। जैसे कि एक ही लाइन में वो ये कहता है कि कॉलोनियलिज्म लिव्स ऑन इन कॉम्प्लेक्स वेज इन आवर लाइव्स इवन टुडे। कॉलोनियलिज्म हमारे जीवन में हम जी रहे हैं आज भी, और बहुत से कॉम्प्लेक्स मैनर में मैं आपको समझा दूंगा। जैसे विचारों के तौर पर अगर देखें तो अगर आज आप अमूमन भारत में देखें, आप तो पंजाब में हैं, पंजाब से बाहर चलिए मेरे साथ, और चलिए मैं आपको मध्य प्रदेश लेके चलता हूँ, उत्तर प्रदेश लेके चलता हूँ, बिहार भी ले चलूँगा। अगर आप वहाँ पर जाकर के ख़ास चीज़ देखेंगे तो आपको मिलेगी साड़ी। आप जानते हैं कि साड़ी तो भारतीय हुई, लेकिन पेटीकोट और जो ब्लाउज़ है वो तो भारतीय नहीं है। भारत में तो ऐसे साड़ी नहीं पहनी जाती थी, भारत में तो अनस्टिच्ड क्लॉथ पहने जाते थे, और उसमें एक सिंगल क्लॉथ था जिसे नीचे से ऊपर तक लपेट लिया जाता था। लेकिन अलग अलग प्रकार के वस्त्र उसके साथ जुड़े। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक नए सोच के साथ एक सांस्कृतिक परिधान को हमने इस्तेमाल किया। तो इसलिए उस वस्त्र का किन्हीं दूसरे वस्त्रों के साथ जो एक मिश्रण बना है, ये कोई सरल बात नहीं। यह मिश्रण प्रत्येक स्तर पर नज़र आता है, यह मिक्सचर हर लेवल पे नज़र आता है। फिर चाहे वो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का आरंभ हो, चाहे दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की बात हो, फिर चाहे वो जस्टिस महादेव गोविंद राणाडे, एमजी राणाडे के द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह की बात हो, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास हों। प्रत्येक स्तर पर आप एक चीज़ देखेंगे कि एक तरफ आप अपने ही सांस्कृतिक विचारों को, सांस्कृतिक ग्रंथों को, शास्त्रों को, परिधानों को, व्यवहारों को और आहारों को, फूड को, शिक्षाओं को, इनको आगे लेकर के आएंगे, लेकिन एक नई सोच के साथ। दैट मॉडर्न लिबरल अप्रोच, that approach which is enlightened, which is based on the liberty, which is seeking some kind of independence. So that is a reasoning, a rational, a logical thought approach. इसकी रोशनी में आप अपने ग्रंथों पर पुनर्विचार करेंगे। विचार ग्रंथों पे ही होगा, रोशनी नहीं आएगी। So it's a mixture of modern and traditional ideas that is important. It is rethinking and reinterpretation of your traditional literature, of your traditional practices, of your traditional cultural, societal activities. It is the rethinking and reinterpretation of the tradition in the light of the modern liberal approach. Modern approach driven from enlightenment, empowerment, and that is very important. So that is we are talking about the cultural चेंज। हमारे जीवन में नज़र आता है कॉलोनियलिज्म जिसने बहुत से नकारात्मक क्रम का आरंभ किया, लेकिन बहुत सी चीज़ें एक्सीडेंटली हुई जिनसे हम सशक्त हुए, तो हमने रिस्पॉन्स किया जिससे हम खुद भी बेटर हुए। उसी के विचार की बात करता है। तो यहाँ पर अब आपको नज़र आता है कि लोग इसी प्रभाव में गांव से शहरों की ओर जा कर के रहने शुरू हुए। यही कारण है लोग अपनी खेती बाड़ी ज़मीनों से निकल कर के फैक्ट्रियों में जा कर के रहने शुरू हुए। यही कारण है कि लोग रिलीजियस और कल्चरल स्टडी से निकल के साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा में आए। यही कारण है कि लोग सांस्कृतिक व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स से आगे बढ़ कर के प्रोफेशनल जॉब्स में आए, यानी कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स। तो इस तरह से बहुत से परिवर्तन कॉलोनियलिज्म के द्वारा भारतीय जीवन को दिए गए। भारतीय दर्शन भी बदला इससे। इसलिए कॉलोनियलिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में हमारे जीवन में जिया जाता है
अलग अलग संदर्भों में, उन्हीं संदर्भों को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो लिखा ये गया है कि कॉलोनियलिज्म के द्वारा जो चीज़ें हुई, जैसे ये हुई, दैट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के द्वारा जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इम्प्लाई चेंजेस इन प्रोडक्शन सिस्टम्स, करेक्ट? देयर वर चेंजेस इन द प्रोडक्शन सिस्टम्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट्स, है ना, द सिटीज, एंड इन द सिटीज there are different areas, that is the ghettoization and the broad open roads in the areas of bureaucrats, in the areas of Britishers, और इसके साथ ही the factory space very congested, but similarly the golf ground was very open, it is like a size of a small city, the complete city। ऐसे स्टैंडर्ड हमारे दिमाग में छाए हुए हैं कि जालंधर में गोल्फ कोर्स नहीं बन पाता है, कहते जगह कम पड़ जाएगी, है कि नहीं? और इच्छा भी जागृत होती है, कहते बनाना है। कमाल है, जिस शहर में अभी भी सर्दियों में बेअंत लोग रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पे सोते हैं, जहाँ ज़मीन कारोबार के लिए नहीं मिल रही भाई, लोग बेरोज़गारी से त्रस्त चलते हैं, वहाँ गोल्फ कोर्स चाहिए। थॉट है, पूछिए कि ये किस वर्ग की डिमांड थी, क्या समस्त जालंधर की मांग थी? पता करिए कि प्रशासन किस दिशा में चल रहा है। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है गोल्फ कोर्स से, होना चाहिए, शर्त ये है कोई बेघर सोना भी नहीं चाहिए, है ना? आप गोल्फ कोर्स की खिलाफत क्यों करते हैं? उसका समर्थन करिए, लेकिन पहले मांग रखिए कि कोई भी बेघर नहीं होना चाहिए, रैन बसेरे सुधरने चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, सड़कें बेहतर हों, स्कूल कॉलेजेस अच्छे हों। क्यों नहीं होना चाहिए गोल्फ कोर्स? लेके आइए, एक स्पोर्ट्स है, और एक वर्ग जो उसका शौक़ रखता है उसे भी तो राष्ट्र ही में जीने का सम्मान देना है ना हमने। लेकिन वो आवश्यकता के आधार पर देखें तो और चीज़ों की पूर्ति करना पहले अनिवार्य है, पहले उसकी पूर्ति की जाए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट्स एंड अ वे ऑफ लाइफ, हर चीज़ को प्रभावित किया, प्रोडक्शन सिस्टम को, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को, डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट्स को, एंड वे ऑफ लाइफ। दैट वे ऑफ लाइफ एलिमेंट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज़ द कल्चर। ओके, सो बदलती हैं मुख्यतः ये चीज़ें, जैसे लिविंग एंड वर्किंग अरेंजमेंट्स। लिविंग एंड वर्किंग अरेंजमेंट्स बदले, है कि नहीं? आप शहरों से गांव की ओर वापस गए क्योंकि डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आप गांव से फैक्ट्रियों में आए क्योंकि खेत ओवरबर्डन्ड हो गए, विलेजेस ओवर पॉपुलेटेड हो गए, आप फैक्ट्रियों की तरफ आए। देखिए, रहन सहन से लेकर के कामकाज तक के सभी तरह के ताने बाने बदल गए, अरेंजमेंट बदल गए, ढांचे बदल गए, इसे कहते हैं ढांचे बदल गए। सो लिविंग और वर्किंग अरेंजमेंट्स में चेंजेस आए, स्ट्रक्चर्स चेंज हुए। तो अगर हम सोसाइटी के नज़रिए से पढ़ें इस चीज़ को, जिसे हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं, तो वो लाइन कुछ ऐसी बनती है, डेफिनेशन कुछ ये बनती है, continuing arrangement of persons in relationship defined or controlled by institutions। ओके, तो जो लोग हैं, जैसे कि हम वी आर पर्सन्स, वी ऑल आर पर्सन्स, हम एक आपस में हम एक ऐसे अरेंजमेंट को कंटिन्यू करें या एक ऐसे अरेंजमेंट को फॉलो करें जिस अरेंजमेंट को डिफ़ाइन या कंट्रोल कोई इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। और उस समय में कौन से इंस्टीट्यूशंस इनको कंट्रोल कर रहे थे? दैट इज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पीरियलिज़म। तो इम्पीरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म और कैपिटलिज़म से प्रेरित सभी इंस्टीट्यूशंस डिफ़ाइन कर रहे थे और कंट्रोल कर रहे थे कि जो पर्सन्स हैं वो अरेंज कैसे किए जाएंगे। अरेंज मतलब कि इंडियंस का यूज़ कहाँ लेना है, एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के तौर पर लो कैडर जॉब्स में लेना है। सो वी हैव टू अरेंज पर्सन्स इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन लाइक द हाईली पेड जॉब्स और द पावर कंट्रोल जॉब्स, द डिसीजिव जॉब्स must remain with the Europeans, specifically with the Britishers, but the helping jobs, the helper jobs or the low paid jobs, but large number of people, a large number of workers are required, but not decision oriented,
simply tamed persons, command based jobs. We will manage them with the Indian.